वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 409। 409वां टेस्ट है ये। 408 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, उनका रिवीजन करते रहिए कंटिन्यूसली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे। तो आज 25 जून है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। मरुस्थलीय पौधे पत्तों में पराशरणी तथा जल विभव बनाए रखने के लिए कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किस अम्ल का संग्रह करते हैं, बताइए। लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, अमीनो एसिड, या इनमें से कोई नहीं, कोई और अम्ल होगा। देखिए, दूध में जब फट जाता है तो लैक्टिक एसिड होता है दूध में, तो ये तो हो नहीं सकता, गलत है ये वाला। टार्ट्रिक एसिड तो इमली अंगूर में होता है, ये भी नहीं होगा। फॉर्मिक एसिड चींटी काट लेती है या फिर मधुमक्खी काटती है तब शरीर में प्रवेश कर जाता है, यानी उसके अंदर होता होगा। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर। तो देखिए, मरुस्थलीय पौधे पत्तों में पराशरणी तथा जल विभव बनाए रखने के लिए कोशिकाओं में प्रोलाइन का संग्रह करते हैं, मतलब अमीनो अम्ल का संग्रह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जलोद्भिद पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जलोद्भिद मतलब जल में रहने वाले पौधे, हाइड्रोफाइट। तो ये पौधे सदा जल में डूबे रहते हैं। और जलकुंभी एक जलोद्भिद पौधा है। इनके पत्तों तथा डंठलों में पर्णवृत्त होते हैं। तो करेक्ट है सारे के सारे, ये तो डी है इसका आंसर, 1 2 उपरोक्त सभी। तो देखिए, वे पौधे जो सदा जल में डूबे रहते हैं वह जलोद्भिद पौधे कहलाते हैं। ऐसे पौधे या तो पूरे जल में डूबे रहते हैं या अंशतः इनके पत्तों और डंठलों में पर्णवृत्त पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन का स्थानांतरण करने और इनको दूसरे हिस्से में स्वतंत्र मिश्रण में मददगार होते हैं। अब देखिए, आइखार्निया एक जलोद्भिद पौधा है जिसको बोलते हैं जलकुंभी। जलकुंभी या आइखार्निया एक जलोद्भिद पौधा है जो फूले हुए पर्णवृत्त की उपस्थिति में जल की सतह पर तैरता है। इसके अलावा बुल्फिया, साल्विनिया, सिरेटोफाइलम में जड़ें या तो अनुपस्थित होती हैं या अल्प विकसित होती हैं। हाइड्रा और निम्फिया में जड़ें विकसित हो रही होती हैं या पूर्णतः जलयुक्त होती हैं। और ये वुल्फिया, साल्विनिया, सिरेटोफाइलम, हाइड्रिला, निम्फिया, ये सारे के सारे जलकुंभी सारे के सारे हाइड्रोफाइट हैं, जलोद्भिद पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। लवणोद्भिद पर आ जाइए। जलोद्भिद हो गया, यह है लवणोद्भिद। लवणोद्भिद पौधे कच्छ लवण की उच्च सांद्रता में उगने में सक्षम होते हैं। लवणोद्भिद पौधे गर्म तथा नम परिस्थिति में गूदेदार होते हैं। देखिए, बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये सी है इसका उत्तर। तो लवणोद्भिद पौधे लवणीय वातावरण के पौधे हैं। ये पौधे लवणीय जल की उच्च सांद्रता में उगने में जो है सक्षम होते हैं। ये पौधे कोशिकाओं, पत्तों तथा तनों में तनु आयन सांद्रता वाले लवण को संचित करते हैं। सामान्यतः लवणोद्भिद ज्वार कच्छ, तटीय टिब्बा, मैंग्रोव और अन्य लवण युक्त मृदा में पाए जाते हैं। लवणोद्भिद पौधे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबको पता होगा मैंग्रोव वन, मैंग्रोव पौधे सुंदरबन डेल्टा में भारत में। तो देखिए, मैंग्रोव जो है उष्णकटिबंधीय डेल्टा और सागर के किनारे वाले भागों में मिलते हैं। कुछ मैंग्रोव पंपन द्वारा जड़ में मृदा में स्थानांतरित करते हैं। कुछ मैंग्रोव पंपन द्वारा जड़ से मृदा में स्थानांतरित करते हैं। अब देखिए, कुछ मैंग्रोव लवण ग्रंथि से अपने पत्तों पर लवण उत्सर्जित करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। मैंग्रोव पौधे सुनामी से जो है तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। बहुत सारे पौधे क्षतिग्रस्त हो गए अम्फान के द्वारा जो लगाए जा रहे हैं, और इस चीज़ को देखकर जो है बांग्लादेश, जो भारत का पड़ोसी देश है, उसने भी
कई सौ जो है मैंग्रोव के पौधे लगाए जाने के लिए एक योजना ही बनाई है हाल ही में। तो यहाँ करेक्ट हैं तीनों के तीनों स्टेटमेंट, डी है इसका उत्तर उपरोक्त सभी। तो देखिए साधारणतः मैंग्रोव जो है उष्णकटिबंधीय डेल्टा तथा सागर के ऊपरी भाग वाले कच्छ में पाए जाते हैं। मैंग्रोव की कुछ प्रजातियां पत्तों पर लवण का उत्सर्जन करती हैं तथा कुछ मैंग्रोव की प्रजातियां लवण की अधिकता को पंपन द्वारा मृदा में निष्कासित करती हैं। कोई छूट ही आ गए हैं पॉइंट। कुछ मैंग्रोव पंपन द्वारा जड़ से मृदा में स्थानांतरित करते हैं। क्या स्थानांतरित करते हैं? लवण की अधिकता को। जब लवण की अधिकता हो जाती है तो उसको पंपन करके उसको मृदा में निष्कासित कर देते हैं। चलिए तो वो तीनों करेक्ट हैं फिलहाल। देखिए मैंग्रोव जो है उच्च लवणता, सांद्रता तथा पराशरणी विभव परिस्थिति के योग्य बनने के लिए पौधों में प्रोलाइन तथा सोरबिटोल जैसे उच्च स्तर का कार्बनिक विलय जो है करते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाइए। तो मैंग्रोव से रिलेटेड थे ये, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। मितपोषणी मृदा, मितपोषणी मृदा के संदर्भ में विचार करना है। देखिए इस मृदा में पोषक तत्व अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। ये मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अधिकांश भागों में पाई जाती है। ये मृदा सामान्यतः पुराने तथा भौगोलिक तौर पर स्थायी क्षेत्रों में विकसित होती है। अब बताना है कि हमें उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है ढूंढना है, असत्य ढूंढना है। मितपोषणी मृदा, ओलिगोट्रोपिक सॉइल। देखिए मित, हिंदी में आप हिंदी पढ़ी होगी आपने, हिंदी ग्रामर। कम खाने वाला क्या होता है? मित भोजी। कम बोलने वाला मित भाषी। तो मित का मतलब होता है कम, अल्प। तो मितपोषणी मृदा है। अब मितपोषणी मृदा है तो मृदा में पोषक तत्वों की अल्प मात्रा होगी ना मौजूद, अधिकता थोड़ी होगी। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। ये मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अधिकांश भागों में पाई जाती है। दूसरा वाला करेक्ट है, क्योंकि वर्षा इतनी ज़्यादा है कि पोषक तत्व निकल जाते हैं मृदा से। ये मृदा सामान्यतः पुराने तथा भौगोलिक तौर पर स्थायी क्षेत्रों में विकसित होती है। दूसरा तीसरा करेक्ट है, हमको ढूंढना है इनकरेक्ट। तो पहला वाला इनकरेक्ट है, ए हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए केवल कथन एक असत्य है। मितपोषणी ओलिगोट्रोपिक सॉइल जो है उसमें पोषक तत्व अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में नहीं। गहन अपर्दन तथा उच्च अवतालन दर के कारण मितपोषणी मृदा में पोषक तत्वों को धारण करने की जो है क्षमता नहीं होती। ये मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अधिकांश भागों में पाई जाती है। यह मृदा सामान्यतः पुराने तथा भौगोलिक तौर पर स्थायी क्षेत्रों में विकसित होती है। कौन सी मृदा? मितपोषणी मृदा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। अल्प पोषक तत्वों वाली मृदा के विकसित पौधों में कवक मूल होते हैं। कवक मूल पोषक तत्वों के तीव्र अवशोषण में मददगार होते हैं। देखिए बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कम पोषक तत्वों वाली मृदाओं में विकसित होने वाले पौधों में कवक मूल मतलब माइकोराइजा होते हैं। इन पौधों की जड़ों या कवकों के साथ परस्पर सहयोग का संबंध होता है, इसलिए पहला वाला करेक्ट है। माइकोराइजा या कवक मूल पोषक तत्वों के तीव्र अवशोषण में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है प्राणियों में विभिन्न तरह की पारिस्थितिक परिस्थितियों में वृद्धि तथा उत्तरजीविता के लिए समायोजन क्षमता यानी अनुकूलता पाई जाती है। यानी अनुकूलता पाई जाती है। प्राणियों द्वारा ज़्यादातर अनुकूलता शरीर क्रियात्मक तथा व्यवहारात्मक होती है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। तो देखिए प्राणियों में विभिन्न तरह की पारिस्थितिक परिस्थितियों में वृद्धि तथा उत्तरजीविता के लिए समायोजन क्षमता यानी अनुकूलता पाई जाती है। मांसाहारियों तथा शाकाहारियों में एक निश्चित खाद्य प्रतिरूप या पैटर्न होता है। शाकाहारी क्या खाते हैं, मांसाहारी क्या खाते हैं, सबको पता होगा, जो एक प्रकार की अनुकूलता को ही दर्शाता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्राणियों में परभक्षियों द्वारा खाने से बचने के लिए अनुकूलता होती है।
तो कुछ में संयुग्मी को आकर्षित करने के लिए होती है। कुछ प्राणियों में नरों में चमकीले रंग के पंख या पर पाए जाते हैं, विशेषतः पक्षियों में, और उन्हें लैंगिक वर्ण तथा संयुग्मियों को आकर्षित करने में वो मददगार होते हैं। प्राणियों द्वारा ज़्यादातर अनुकूलता शरीर क्रियात्मक तथा व्यवहारात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, उड़ान भरने या तैरने वाले कई जीव विस्तृत अभिगमन करते हैं। व्हेल जो है ना, व्हेल एक मैमल है, लंबी दूरी की अभिगमन करती है। टिड्डा या टिड्डी जिसको बोलते हैं, आवर्ती अभिगमन करता है, आवर्ती अभिगमन करता है। देखिए पहला वाला करेक्ट है। उड़ान भरने या तैरने वाले कई जीव विस्तृत अभिगमन करते हैं, इधर से उधर से उधर, जिन्हें कहाँ कहाँ जाते हैं वो। टिड्डा आवर्ती अभिगमन करता है, ये भी करेक्ट है। व्हेल तो छोटी दूरी का अभिगमन करता है ना, लंबी दूरी का अभिगमन नहीं करता व्हेल, व्हेल मछली। तो दूसरा वाला गलत है, यहाँ पर केवल 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए प्राणियों द्वारा स्वयं के लिए अनुकूल परिस्थिति की तलाश में प्रवास करने की प्रवृत्ति होती है, ये पक्षियों में सबसे ज़्यादा होती है। इस क्रम में प्राणी कम दूरी या लंबी दूरी का संचलन तक करते हैं। कई उड़ान भरने या तैरने वाले जीव विस्तृत अभिगमन करते हैं, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। व्हेल हो गई, एल्क हो गया, कैरीब जो है वो अल्प दूरी का अभिगमन करते हैं। ये प्रत्येक शरद ऋतु में भोजन की तलाश में गर्म स्थानों की ओर अभिगमन करते हैं, तो दूसरा वाला गलत है। अल्प दूरी का करती है व्हेल, लंबी दूरी का नहीं। टिड्डा में आवर्ती अभिगमन होता है, ज़्यादातर भोजन की तलाश में अभिगमन करता है टिड्डा या टिड्डियाँ। तो पता ही होगा कितना उत्पाद मचाया था अभी इन्होंने हाल ही में। तो करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि व्हेल हो गई, ये छोटी दूरी का अभिगमन करते हैं, वो भी गर्म मौसम की तलाश में, गर्म स्थानों की ओर, व्हेल, एल्क और कैरीब। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप यूपीएससी का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे पिछले 10 वर्षों का, तो इस तरह से प्रश्न वहाँ पर पूछे गए हैं। चलिए पहले स्टेटमेंट पे आ जाइए। ग्रीष्म काल को सुप्तावस्था में बिताना शीत निष्क्रियता कहलाता है। सांप हो गया, मच्छर हो गया, मगरमच्छ हो गया, गिलहरी हो गई, ये ग्रीष्म निष्क्रिय प्राणी हैं। भालू, तितली, गिलहरी, कृंतक शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं। देखिए आपको पता होगा, हाइबरनेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए। ग्रीष्म निष्क्रिय प्राणी क्या होते हैं, शीत निष्क्रिय प्राणी क्या होते हैं, शीत निष्क्रियता क्या होती है, ग्रीष्म निष्क्रियता क्या होती है। देखिए शीत निष्क्रियता का मतलब है ठंड अधिक हो रही है, तो शीत में मतलब सर्दियों का जो मौसम आ गया, तो हम इसमें खा पी के सो जाते हैं, मतलब जब गर्मी आएंगी तब निकलेंगे। तो देखिए ग्रीष्म काल को सुप्तावस्था में बिताना, तो ग्रीष्म निष्क्रियता कहलाएगा ना, शीत निष्क्रियता थोड़ी कहलाएगा। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। सांप, मच्छर, मगरमच्छ, गिलहरी ग्रीष्म निष्क्रिय प्राणी हैं, तो दूसरा वाला करेक्ट है। भालू, तितली, गिलहरी और कृंतक शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं। यहाँ दूसरा तीसरा करेक्ट है, पहला वाला गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3। तो देखिए शीतकाल को सुप्तावस्था में गुजारना शीत निष्क्रियता कहलाता है, जबकि ग्रीष्मकाल को सुप्तावस्था में बिताना ग्रीष्म निष्क्रियता कहलाता है। याद रखिएगा इसको। शीतकाल को सुसुप्तावस्था में गुजारना शीत निष्क्रियता, और ग्रीष्मकाल को सुसुप्तावस्था में बिताना या गुजारना ग्रीष्म निष्क्रियता कहलाता है। सांप, मेढक, सैलमेंडर, मगरमच्छ, घोंघा, मक्खी, गिलहरी, मच्छर और दादुर यानी टोड, ये मेंढक की तरह होता है, आदि जो है वो ग्रीष्म निष्क्रिय प्राणी है। ग्रीष्म निष्क्रियता की स्थिति में प्राणी ठंडे या छायादार तथा आर्द्र स्थानों पर निवास करते हैं। अब देखिए शीत निष्क्रियता एक लंबा समय है जो पूरी सर्दी की अवधि है। शीत रक्त प्राणी और गर्म रक्त प्राणी दोनों ही शीत निष्क्रियता जो है दर्शाते हैं। मनुष्य कैसा एक वार्म ब्लडेड प्राणी है ना, हम गर्म रक्त वाले प्राणी हैं, तो हम भी शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं, मतलब दर्शा सकते हैं, क्योंकि मैमल, हम भी मैमल, व्हेल भी मैमल, और ये बहुत सारे भालू भी तो मैमल ही है ना। भालू क्या है,
भालू मैमल है, गिलहरी रेप्टाइल है, गिलहरी भी मैमल ही हो गई, कृंतक रेप्टाइल हो गया, मगरमच्छ रेप्टाइल हो गया, सांप रेप्टाइल हो गया। चलिए समझ में आ गई होगी बात। ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें कौन कौन शीत निष्क्रिय हैं, मतलब इसमें कौन ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हैं। तो सांप दर्शाएगा, मेढक, सैलमंडर, मगरमच्छ, घोंघा, मक्खी, गिलहरी, मच्छर, टोड। और शीत निष्क्रियता कृंतक, गिलहरी, तितली, भालू। ये यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा भी गया प्रश्न, 2014 में पूछा है या 15 में पूछा है, भालू वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। कंगारू चूहा जलाभाव के प्रति अनुकूलन प्रदर्शित करता है। कंगारू चूहा आजीवन बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है, आजीवन। ऊंट मरुस्थल के प्रति विशिष्ट समायोजन दर्शाता है, यानी अनुकूलता दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। बचपन में पढ़ा होगा आपने, निबंध में लिखा होगा 150-200 शब्दों का ऊँट के ऊपर, कि ऊँट के पास एक कुबड़ होता है, पीठ में उसकी, उसमें भोजन स्टोरेज रहता है। ऊँट का जो मल होता है वो ठोस होता है, ताकि उससे जल के शरीर से जल की हानि नहीं हो पाती। उसके पैर गद्देदार होते हैं। रेगिस्तान का जहाज है, लंबे समय तक दौड़ सकता है, कम खाए पिए रह सकता है। तो बिल्कुल करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। कंगारू चूहा है जो आजीवन बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। यूपीपीएससी ने पूछा था यह प्रश्न 2 साल पहले। कंगारू चूहा जलाभाव के प्रति अनुकूलन प्रदर्शित करता है। थंबनेल पर एक प्रश्न पूछा है, उत्तर आपको मिल गया होगा, बहुतों को पता होगा। सारे के सारे करेक्ट हैं इसमें, तीनों के तीनों आंसर। तो देखिए, कंगारू चूहा मरुस्थलीय अनुकूलित प्राणी है जो ठोस मूत्र उत्सर्जित कर जल को संरक्षित करता है। इसके अतिरिक्त यह आजीवन बगैर पानी पिए भी जीवित रह सकता है। ऊँट जो है वो मरुस्थल के प्रति विशिष्ट समायोजन यानी अनुकूलनता प्रदर्शित करता है। यह जल का कम खर्च करता है, शरीर के तापमान में उतार चढ़ाव को निष्प्रभावी करता है तथा अत्यधिक ताप प्रतिबल के समय में रुधिर को आर्द्र करने में सक्षम होता है। तो करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, पहला भी। इसके अलावा आप तो 150 शब्दों का निबंध लिख सकते हो ऊँट के ऊपर। तो 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के। अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। खासकर इस तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछ ले जाते हैं कि शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता, इसके ऊपर कौन कौन से जीव शीत निष्क्रिय हैं, कौन कौन से ग्रीष्म निष्क्रिय हैं। तो शीतकाल को सुषुप्तावस्था में गुजारना शीत निष्क्रियता हो गई, और ग्रीष्मकाल को सुषुप्तावस्था में बिताना ग्रीष्म निष्क्रियता हो गई। तो चलिए, धन्यवाद, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना।